तो अब लेंगे हम अगला चैप्टर, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। भारत में 1857 के विद्रोह के बाद से ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह जोर शोर से शुरू हो गए, जिसका प्रमुख कारण था लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसने भी एक व्यापक जन आंदोलन को जन्म दिया। बेरोजगारी, अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीति ने भारतीय शिक्षित युवकों में असंतोष को बढ़ाया और इस तरह से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दिन प्रतिदिन उग्रवादी जो आंदोलन थे वो होने लगे और इस आंदोलन का जन्म हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में क्रांतिकारी लहर दौड़ गई और जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो इसी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। भारत में उग्रवाद के उत्थान के समय लगभग वही था जो क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान का था। भारत में इन दोनों आंदोलनों का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध तक बना रहा, जो 1914 से 1918 तक चलता रहा। उग्रवाद बहिष्कार या बाइकाट के सिद्धांत में विश्वास रखता था और ब्रिटिश संस्कृति को अस्वीकार करता था, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन बमों के सिद्धांत में विश्वास रखता था और ब्रिटिश अधिकारियों के मन में डर और भय या आतंक की भावना को पैदा करना चाहता था। दोनों का उत्थान 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ और उनके उत्थान के कारण लगभग एक जैसे ही थे। तो इसमें कुछ कारणों के बारे में हम लेंगे जिनसे क्रांतिकारी आंदोलन या गतिविधियां जो थी ये चली। तो सबसे पहले है संवैधानिक आंदोलन की असफलता। जो संवैधानिक आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो थे चले थे, वो आंदोलन भारत में ज़्यादा जो थे वो सफल नहीं हो पाए। इन आंदोलनों के फलस्वरूप जो सरकार के प्रति कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो एक प्रकार से एक ऐसी नीति थी जिससे कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को शुरू के दौर में संतुष्ट करना चाहती थी, उसको खुश रखना चाहती थी। तो ये संवैधानिक गतिविधियों से क्या हुआ कि जो कुछ भारत के जो नेता थे या नवयुवक वर्ग था वो प्रसन्न नहीं था, संतुष्ट नहीं था और इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ। दूसरा था आर्थिक शोषण। भारतीयों का आर्थिक शोषण अभी भी खूब हो रहा था। आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। आर्थिक नीतियों के कारण भारत की जो कृषि थी उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र व्यापार की नीति ने भारतीय उद्योग को और साथ ही साथ व्यापार को नष्ट कर दिया। बेरोजगारी फैली हुई थी, धन का निष्कासन हो रहा था, भारतीय लोग भूखे मर रहे थे। अफ्रीका, तिब्बत, अफगानिस्तान की लड़ाइयों में भारत का धन व्यर्थ खर्च किया गया था। आर्थिक शोषण ने भी क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म दिया। तीसरा था जो कारण था तीसरा वो था अकाल और प्लेग। 1897 में भारत अकाल की चपेट में आया। हजारों लोग अकाल में मारे गए। सरकार ने अकाल पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। उसके मुकाबले में महारानी विक्टोरिया की रजत जुबली जो थी मनाने का खर्चा किया जा रहा था। अंग्रेजी सरकार की ये नीति जो थी बहुत ही निंदनीय थी। बम्बई में प्लेग फैला, धड़ाधड़ लोग मरते जा रहे थे। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो इससे लोग जो थे वो सरकार के विरुद्ध हुए और इसने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। फिर चौथा, बंगाल का विभाजन। आपने पढ़ा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाना चाहता था, सांप्रदायिकता के बीज बोना चाहता था। राष्ट्रीयता पर एक भारी जो थी ये चोट थी और इससे भी क्या हुआ कि ये जो क्रांतिकारी आतंकवाद था इसका जन्म हुआ। फिर धार्मिक नेताओं का प्रभाव। जो धार्मिक नेता थे भारत के, उन नेताओं
ने भी क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। विवेकानंद ने लोगों को बताया मनुष्य की आत्मा अमर है, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रीय भक्ति है। तो क्रांतिकारियों पर विवेकानंद के इस विचार का गहरा प्रभाव पड़ा और इससे भी ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी ये तीव्र हुई। फिर है साहित्य का प्रभाव। साहित्य ने एक गहरी छाप छोड़ी। बंकिम चंद्र का एक विश्वविख्यात उपन्यास है आनंद मठ। तो आनंद मठ जो था ये उस समय इतना जो है लोकप्रिय हुआ, क्रांतिकारी विचारों से ये भरपूर था। तो ये जो इसमें जो रचनाएं थी ये देशभक्ति से भरी हुई थी। उनको पढ़कर कोई भी देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता था। वरिंद्र घोष के लेखों ने लोगों को अंग्रेजों के अत्याचारी राज्य को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया और इसी के तहत ही ये इस प्रकार का जो साहित्य था इससे भी प्रभावित हुआ, खासकर नवयुवक वर्ग और क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ। फिर है विदेशी क्रांतिकारियों का प्रभाव। 1789 में जो लुई 16वें के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति हुई थी तो अत्याचारी जो व्यवस्था थी वो समाप्त हुई फ्रांस में। आयरलैंड को भी इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाना पड़ा था। तो भारतीय जो नवयुवक था वो भी इससे उत्साहित हुआ और इसलिए ये क्रांतिकारी जो आंदोलन था ये चला। फिर है सरकार की दमनकारी नीति। अब सरकार की जो नीति थी वो थी दमनकारी नीति। सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, उससे असंतोष बढ़ा, सरकार ने दमनकारी नीति को अपनाया। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग ने कई कठोर नियम बनाए। तो सरकार के अत्याचारों से लोगों के बीच में एक प्रकार से सरकार के विरुद्ध जो रोष था वो घर कर गया और इससे भी क्रांतिकारी जो आंदोलन था ये शुरू हुआ। तो ये थे कुछ कारण। आगे लेंगे हम क्रांतिकारियों के ये उद्देश्य क्या थे। क्रांतिकारियों के जो उद्देश्य थे, क्रांतिकारी जो थे ये विशेष तौर पर स्वभाव से गर्म थे। तो इनके जो उद्देश्य थे वो भी उसी से ही भरे हुए थे। तो क्रांतिकारियों का पहला उद्देश्य था उनका क्रांतिकारियों का संपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना। ये उनका प्रमुख उद्देश्य। उनका विश्वास था कि शांति से अंग्रेजी सरकार उनको कुछ नहीं देगी, इसलिए हिंसा तथा आतंक के द्वारा जो थे वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। दूसरा, सामाजिक आर्थिक समानता। दूसरा, वो चाहते थे कि भारत में सामाजिक आर्थिक जो समानता है वो आए। तो सामाजिक आर्थिक समानता के वो पक्षधर थे। और तीसरा था उनका उद्देश्य भारत से विदेशी राज्य को समाप्त करना। तो विदेशी राज्य या शासन को समाप्त करने के लिए वो चाहते थे कि विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति इस सब का नाश हो और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो। ये तो हो गए इसके उद्देश्य। अगला लेंगे हम इनके सिद्धांत क्या थे। क्रांतिकारियों के जो सिद्धांत थे, पहला जो उनका सिद्धांत था वो था संवैधानिक साधनों में अविश्वास। बिल्कुल भी उनका विश्वास नहीं था किसी प्रकार के विनय पत्र को लिखना, प्रस्ताव पास करना, इनके ऊपर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, हिंसात्मक साधनों में विश्वास, हिंसात्मक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। ये जो विनय पत्र, बहिष्कार इत्यादि की भाषा जो थी उनका मानना था कि ये सरकार को समझ नहीं आती है, तो इसलिए वो हिंसा का प्रयोग करना चाहते थे। और इसलिए उनके सिद्धांतों के अनुसार ईंट का जवाब पत्थर तथा गोली का जवाब
गोली के साथ दिया जाना चाहिए, तभी भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। तीसरा, आत्मविश्वास के ऊपर भी उनका सिद्धांत था। आत्मविश्वास अंदर क्रांतिकारी के अंदर आत्मविश्वास की भावना बहुत प्रबल थी और यही भावना वो भारतीयों के अंदर भरना चाहते थे। उनका कहना था कि भारत में अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जिस दिन भारतीय आत्मविश्वास से ये निश्चय कर लेंगे कि उन्होंने अपनी आज शहीदी देकर एक-एक अंग्रेज़ को मार देना है, उस दिन भारत में अंग्रेज़ तथा उनके राज्य का अंत हो जाएगा। अगला है करो और मरो, डू और डाई। तो उनका मानना था कि हमें क्या करना है, हमें विशेष तौर पर अंग्रेज़ों को मारकर फांसी पर चढ़ जाना है। इनके करो और मरो, इसके ऊपर जो है उन्होंने जोर दिया। लेकिन साथ ही साथ अंग्रेज़ों को करो और मरो, मतलब कि अंग्रेज़ों को मारो भी और उसके पश्चात हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाओ। फिर अगला, जन जागृति में विश्वास। उनका विश्वास था कि जब तक लोग जो हैं जागृत नहीं हो जाते, तब तक हम अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। तो ये थे उनके कुछ जो सिद्धांत। फिर अगला है उनके साधन और कार्यक्रम के बारे में। क्रांतिकारियों के जो साधन थे, उनका जो कार्यक्रम थे, उनमें सबसे पहले है हत्याएं। अंग्रेजी सरकार को डराने के लिए उनका मुख्य साधन अंग्रेजी अधिकारियों की हत्याएं करना था। वीरेंद्र घोष ने डटकर कहा कि अंग्रेज अधिकारियों का जी भरकर खून करो, इससे उनका प्रशासनिक ढांचा अपने आप बिखर जाएगा और वो भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। दूसरा, सैनिक विद्रोह। अंग्रेजी सेना में जो सैनिक, उनको भी एक प्रकार से वो चाहते थे कि वो भी विद्रोह करे ताकि जो ब्रिटिश तख्ता है वो भारत से पलट जाए। फिर तीसरा, डाके डालना। डाके डालने का ये भी उनका जो था ये साधन और कार्यक्रम रहा। अपनी आवश्यकताओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए कारियों ने डाके डालने का जो साधन था वो अपनाया। सरकारी कोष को वो लूटते थे, क्योंकि शस्त्र खरीदने के लिए, बम बनाने के लिए, सेना तैयार करने के लिए, विदेशों से शस्त्र लाने के लिए, मुकदमों में फंसे क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए उनको काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। अमीरों के घरों में भी डाके डालते थे, लेकिन साथ ही एक पत्र भी द्वारा अमीरों को विश्वास दिलाते थे कि वे सफलता प्राप्त करने के पश्चात उनका धन वापस कर देंगे। फिर अगला, बलिदान, सैक्रिफाइसेस। क्रांतिकारियों का मानना था कि क्रांतिकारियों नेता ने देश के लिए इस हर प्रकार का जो बलिदान था देने के लिए वो तैयार रहते थे। उनको अपने जीवन की जरा भी परवाह नहीं होती थी। उनका विश्वास था कि एक बलिदान से हजारों भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना भरकर स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर लाया जा सकता है। क्रांतिकारी आतंकवादी देश की स्वतंत्रता के लिए हर समय जान हथेली पर रखकर जो थे ये अपने जान की जो बाजी थी वो लगाने के लिए तैयार रहते थे। और इन्हीं में ही विशेष तौर पर भारत के जो क्रांतिकारी थे, हंसते हंसते जो फांसी का तख्ता था उस पर झूल गए, जिसमें कि हम आज भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि का नाम लेते हैं। अगला है बमों का प्रयोग। बमों का भी प्रयोग किया उन्होंने अपने कार्यक्रम और कार्यक्रमों के दौरान। उन्होंने बम बनाए। हेमचंद्र दास ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, पेरिस में बम बनाने के लिए शिक्षा लेने चले गए, भारत वापिस आए। क्रांतिकारी नेता वीरेंद्र घोष ने योगदान से कई दस्ती बम बनाए गए। पूर्वी बंगाल के अत्याचारी लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को सबसे पहले अपने बम का निशाना बनाया। तो बमों का प्रयोग भी उनके द्वारा किया गया। फिर है साहित्य का प्रयोग।
क्रांतिकारी जानते थे कि उनके आंदोलन की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर है, इसलिए उन्होंने पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का प्रयोग किया। उनकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम था युगांतर और दूसरी थी इसके साथ साथ एक और उनकी पत्रिका थी संध्या, और इसके अतिरिक्त भवानी मंदिर एक पुस्तक जिसका नाम था भवानी मंदिर, ये भी बहुत ही जो थी प्रसिद्ध रही। 1905 में ये प्रकाशित हुई। उसमें क्रांतिकारी आतंकवादी भी कह सकते हैं उस दौर के हम उनको, या क्रांतिकारियों ने भारतवासियों को इकट्ठे होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उत्साहित किया। इस प्रकार अविनाश चंद्र की एक पुस्तक है वर्तमान राजनीति ने भारतीयों को सैनिक के रूप में तैयार करने के लिए उत्साहित किया। इसके अतिरिक्त गुप्त समितियां जैसे कि सरस्वती समिति, युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति आदि ने भी क्रांतिकारियों के विचारों का प्रचार किया। तो ये थे क्रांतिकारी आंदोलन के कारण, शुरू होने के कारण, क्रांतिकारियों के उद्देश्य, उनके सिद्धांत, साधन और कार्यक्रम। क्रांतिकारी गतिविधियों को विधियाँ जो है भारत के किन किन भागों में पनपी या फैली, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।